का तमाम ये कमोदवार है, कैसा ही रंगो रूप है, कैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। हफ्ते के पहले मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। नया हफ्ता, नई शुरुआत। आज से मनी सेंट्रल में आपको मनी 9 पर अपलोड हुए नए शोज के बारे में भी पता चलेगा। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज की कौन सी सबसे बड़ी खबर है जिसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। सप्ताह की शुरुआत कई सारी महत्वपूर्ण खबरों के साथ है। सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी खबर हमारे पास देश के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों से बड़ी कंपनियों में हो रहे घाटे की तरफ से आती है, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की तेल कंपनियां जिनकी बाजार में मोनोपोली है, आखिर उन्हें घाटा क्यों हो रहा है और स्टेट बैंक को अचानक एक घाटा क्यों दिखाना पड़ा अपनी बैलेंस शीट में, और उसका क्या असर भारतीय अर्थव्यवस्था में बाकी जगह पड़ेगा। हम इसे करीब से समझने की कोशिश करेंगे। मानसून के मोर्चे से खबरें बहुत अच्छी नहीं हैं। धान और गेहूं को लेकर बाजार में क्या चल रहा है हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ कुछ और भी ज़रूरी खबरें हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जिनका असर हमारी आपकी जेब और बचत पर होने वाला है। और इन खबरों के लिए, इन मुद्दों के लिए जो आज मनी सेंट्रल में शामिल हैं, आप देखिए ऑन द शो। शुरुआत होगी, क्यों निकला तेल कंपनियों का तेल, हुआ रिकॉर्ड नुकसान। एसबीआई को क्यों हुआ घाटा, देश के सबसे बड़े बैंक को क्यों घाटा हुआ है, इसकी परतें खोलेंगे। ऐसे तो डूब जाएंगी सरकारी बीमा कंपनियां। सरकारी बीमा कंपनियों पर कैग की रिपोर्ट आई है, इस पर चर्चा होगी। क्या गेहूं का आयात खोलने से थमेगी महंगाई? क्या चावल के निर्यात पर भी लगेगा अंकुश? और मंदी आई या नहीं आई? ऐसे तमाम संकेत मिल रहे हैं दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से, जो ये बता रही हैं कि मंदी शायद अभी नहीं आई है। आगे आएगी नहीं आएगी, इस पर चर्चा करेंगे आज के हम मनी सेंट्रल में। मनी सेंट्रल की पहली खबर पर पहुंचूं इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हमारा एक खास शो है, चैन की सांस। उसमें ये बताया जा रहा है कि गृह सुरक्षा पॉलिसी जो इसलिए ज़रूरी है, इस समय इस पर शो करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम देख रहे हैं देश के कई राज्यों में बाढ़ आई है। बाढ़ आई है तो बहुत सारे लोगों को उनके मकान का नुकसान हुआ है, कहीं डूब गए, कहीं बह गए, कहीं टूट गए, अलग अलग तरीके से उनके मकान को क्षति पहुंची। इसके लिए बाजार में एक बीमा आता है जो आपके घर की सुरक्षा करता है, आपके जीवन की सुरक्षा की तरह, आपके स्वास्थ्य सुरक्षा की तरह, ऐसे आपके घर की सुरक्षा करने के लिए एक बीमा आता है। आईआरडीआई ने अभी हाल में सारी बीमा कंपनियों से ये कहा था कि भाई एक ऐसा स्टैंडर्ड प्लान लेकर आइए आप, जिसको आदमी एक प्रीमियम भर के खरीदे और उसके मकान का जो स्ट्रक्चर है, जो उसमें फिटिंग्स हैं, जो उसमें सामान रखा है, अलग अलग एड ऑन्स के साथ अगर वो लेना चाहें तो उसके पूरे मकान में रखे सामान की का बीमा हो सके, बीमित हो सके, और वो अगर ऐसी कोई क्षति होती है तो उसका उसे लाभ मिल सके। सभी बीमा कंपनियां गृह सुरक्षा प्लान लेकर आईं। गृह सुरक्षा प्लान लाने के बाद हुआ क्या कि कुछ कंपनियों के प्लान अच्छे होंगे, कुछ कंपनियों के प्लान खराब होंगे। आप आज मनी सेंट्रल के दौरान जिस शो को हम आपको बता रहे हैं, अगर आप अभी मनी 9 का ऐप डाउनलोड करेंगे और शो देखेंगे तो वहां आपको एक मुकाबला नाम का शो मिलेगा, जहां पर हमने दो कंपनियों की बीमा पॉलिसी को आमने सामने रखा। उन बीमा पॉलिसी में क्या समानता है, क्या अंतर है, कौन सी बीमा पॉलिसी किस पर भारी है, ये आपको पूरे इस शो में बताया गया है। और भी इंश्योरेंस से जुड़ी बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो आप अगर ये शो देखना चाहते हैं, आप मनी 9 का ऐप तत्काल डाउनलोड कर लीजिए। ये हुई एक शो की बात। दो और शो के बारे में आपको बताएंगे, वो कौन से शो हैं वो आपको इस कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। फिलहाल पहली खबर, कच्चे तेल का भाव जब आसमान पर था तो सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की थी और इस वजह से तेल कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये तीन कंपनियां हैं। इन तीनों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार ये पता चला कि जून तिमाही के दौरान तीनों कंपनियों को 18,480 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है, जो किसी भी तिमाही में तीनों कंपनियों को हुआ सबसे बड़ा घाटा है। सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ? हिंदुस्तान पेट्रोलियम को। कितना? 10,197 करोड़ रुपए। इसके बाद भारत पेट्रोलियम कितना? 6,291 करोड़। और इसके बाद इंडियन ऑयल को 1,995 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ने के बावजूद 6 अप्रैल के बाद से अब तक इन तीनों सरकारी कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, जिसका नतीजा ये नुकसान है। सर, इन कंपनियों को नुकसान हुआ ये तो पता चल गया, इन कंपनियों के नुकसान होने का मतलब क्या है, आगे की क्या परिणाम भुगतने होंगे? शुभम, भारत की तीनों तेल कंपनियां भारत के ऑयल मार्केट की मोनोपोली हैं और इन तीनों कंपनियों के पास देश का अधिकांश रिटेल तेल का मार्केट है।
इन्हें सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करती है। और हमने ये देखा कि कंपनियों को कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद कीमतें बढ़ाने की छूट नहीं दी गई, और उसका नतीजा हमें इन कंपनियों की बैलेंस शीट पर इन कंपनियों के नुकसानों के तौर पर दिखाई दिया। और ये चौंकाने वाला आंकड़ा था, खासतौर से 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान भारत की प्रमुख तेल कंपनियों को होना। हुआ ये कि IOC, BPCL और HPCL ने उत्तर प्रदेश का जब पिछले साल चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने की प्रक्रिया रोक दी थी। करीब 137 दिन तक कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके बाद मार्च में दोबारा कीमतें बढ़ाई गई और 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद फिर अप्रैल में कीमतों में बढ़ोतरी रोक दी गई। सरकार की पूरी कोशिश ये थी कि कीमतें ना बढ़ें, महंगाई पर असर ना पड़े, और कंपनियों की जो अंडर रिकवरीज थी, यानी जिस कीमत पर उन्हें तेल मिल रहा था और जो उनकी लागत थी उसकी तुलना में उन्हें नुकसान हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही थी। अब कंपनियों ने के जब तिमाही के नतीजे सामने आए तो ये सरकार के लिए भी चौंकाने वाले हैं और बाजार के लिए भी चौंकाने वाले हैं कि इन कंपनियों को इस सस्ता पेट्रोल डीजल बाजार में बेचने पर नुकसान हुआ है। वो नुकसान इनकी बैलेंस शीट को असर करेगा। इसमें खासतौर पर BPCL को हुए नुकसान को लेकर तमाम चर्चाएं हैं, क्योंकि BPCL विनिवेश की राह में सबसे आगे खड़ी हुई कंपनी थी। सरकार इसके लिए ग्राहक ढूंढ रही है और इसका विनिवेश करना चाहती है। गवर्नमेंट सरकार ने अपनी तरफ से एक्साइज ड्यूटी में कमी की और वो भी कंपनियों से कहा गया कि उसे पास ऑन करें लोगों को। उसके बाद भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई। पर इस पूरी जद्दोजहद में, इस पूरी कोशिश में तेल कंपनियों को गहरा नुकसान हुआ है। हालांकि तेल कंपनियों को ये नुकसान इस वजह से झेलना पड़ा क्योंकि सरकार कीमतें कम रखना चाहती थी। लेकिन अब यहां से मामला थोड़ा ज़्यादा पेचीदा हो गया। जब तेल कंपनियों के घाटे हैं तो उनका लाभांश भी कम होगा, उनके डिविडेंड में भी कमी आएगी और उनकी आगे की विस्तार योजनाएं और निवेश की योजनाओं पर भी असर पड़ेगा। और खासतौर पर उनके शेयरों में जो पिटाई बाजार में होगी वो दिखाई देती है, और सरकार भी इसमें शेयर होल्डर है, तो परोक्ष रूप से जब शेयर की कीमतें गिरती हैं तो सरकार को भी नुकसान होता है। बिल्कुल, यानी कि काम एक हुआ, असर कई होंगे। सरकार का लाभांश में दिक्कत आएगी, सरकार को मिलने वाला डिविडेंड वो है वो घट सकता है, कंपनी की जो निवेश योजनाएं हैं, आगे के प्रस्ताव थे, वो कुछ समय के लिए लंबित हो सकते हैं, और शेयर की जो पिटाई होगी वो तो होगी ही होगी, वो एक अलग से बात है। सर, अब आगे क्या होगा? सरकार ये नुकसान उठाती रहेगी या अब कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी? सरकार ने एक ट्रेड ऑफ सोचा था शुभम। ट्रेड ऑफ ये था कि अगर प्राइवेट कंपनियों की तरफ से निर्यात होने वाला जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट था जिनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया गया था, जिस पर हमने बार बार चर्चा की है, अगर विंडफॉल टैक्स लगा दिया जाएगा तो ये जो नुकसान इन तेल कंपनियों को हो रहा है इसके बदले इसकी भरपाई वहाँ से हो जाएगी। और खासतौर से उस विंडफॉल टैक्स से भरपाई होनी थी सरकार को एक्साइज ड्यूटी में हो रहे नुकसान की, जो सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती करके की थी। अब यहाँ समस्या ये है कि अब जहाँ परिस्थितियाँ हैं उस परिस्थितियों में दो रास्ते सामने दिखाई देते हैं। एक तो ये कि विंडफॉल टैक्स से सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना शुरुआत में कहा गया था, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के रेवेन्यू की बात थी। लेकिन अब जैसे ही उत्तरोत्तर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी दिखाई दे रही है, $95-96 के आसपास हैं, सरकार को भी विंडफॉल टैक्स को रिड्यूस करना पड़ा है, घटाना पड़ा। अगली समीक्षा में शायद उसमें और कमी आएगी। तो जितना रेवेन्यू सरकार साल भर में विंडफॉल टैक्स से एक्सेप्ट कर रही थी वो उतना तो नहीं आना, बल्कि हो सकता है विंडफॉल टैक्स को खत्म करना पड़ जाए थोड़े समय के बाद। तो एक्साइज ड्यूटी के खाते में जो हुआ नुकसान है वो तो पूरे साल भर के लिए है, और वो नुकसान सरकार को आने वाले समय में उसकी भरपाई के तरीके कहीं से ढूंढने होंगे। तो यहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक ऑप्शन ये कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लंबे समय के लिए कच्चे तेल की कीमतें $100 से नीचे रहती हैं, हालांकि अभी इस मामले में फिंगर्स क्रॉस्ड हैं क्योंकि RBI ने अपनी पॉलिसी में $105 का औसत लेवल माना है, और $90 तक की कीमतों में बढ़ोतरी पास ऑन की गई थी तेल कंपनियों की तरफ से। उसके बाद जो कीमतें बढ़ी हैं वो बढ़ोतरी ही तेल कंपनियों का लॉस है, जो हमें इस समय 18,000 करोड़ रुपए का लॉस इनकी बैलेंस शीट्स में दिखाई दे रहा है। अब इसकी भरपाई करने के लिए या तो सरकार क्रमशः कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बाद बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं करेगी, जिस बात की संभावना है, ताकि कंपनियां अपनी जो पिछली अंडर रिकवरी है उसका लाभ उठा सकें और इस पैसे से अपनी बैलेंस शीट को अगली तिमाही में बैलेंस कर सकें। या सरकार अपने रेवेन्यू को बचाने के लिए एक्साइज ड्यूटी में जो कट किया है उसे रिस्टोर कर सकती है।
यानी अगर कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं तो सरकार के पास ये विकल्प है कि शायद एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी करे। लेकिन अब तेल की कीमतों का मामला कई मामलों में कई तरह से पेचीदा हो गया है। यहाँ से भारत के बाजार में अब कम से कम पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने की गुंजाइश खत्म हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी जरूर हो, क्योंकि दोनों तरफ से दबाव है। विंडफॉल टैक्स का कलेक्शन घटेगा, एक्साइज सरकार के पास एक्साइज रेवेन्यू में कमी आएगी और तेल कंपनियां तो ब्लीड कर ही रही हैं, ये हमें उनके आंकड़ों से दिखाई देता है। फिलहाल जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तब कच्चे तेल के भाव ब्रेंट पर $94 और WTI क्रूड यानी अमेरिका का क्रूड $88 पर ट्रेड हो रहा है। तेल कंपनियों के नुकसान के बाद अब नुकसान की बात करेंगे देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर बैंकों की बैलेंस शीट पर दिखने लगा है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI के शुद्ध लाभ पर कैंची चली है। जून तिमाही के दौरान स्टेट बैंक का शुद्ध लाभ 6.7% घटकर 6,068 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। मार्च तिमाही से तुलना की जाए तो बैंक का शुद्ध लाभ 33% घटा है। मार्च तिमाही के बाद ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी की शुरुआत हुई थी और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की वजह से स्टेट बैंक को सरकारी बॉन्ड में जो उनका पोर्टफोलियो था, जो निवेश था, उस पर 6500 करोड़ रुपए की मार पड़ी है। ब्याज दरें जब भी बढ़ना शुरू होती है तो सरकारी सिक्योरिटीज में जो बैंकों का निवेश होता है उसकी कीमत घटने लगती है। सर, क्यों हुआ ये घाटा इतना बड़ा? अगर दुकान तो ठीक ठाक चल रही थी। शुभम, इनको मार्क टू मार्केट लॉसेस कहते हैं, जैसे कि आपने उसमें बताया। ज़्यादातर सरकारी बैंक अपनी बचत और जमा को सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करते हैं और जब भी ब्याज दरें बढ़ती हैं यानी यील्ड बढ़ती है तो बॉन्ड्स की कीमत घटती है। और पहली बार हमें ये सबसे चौंकाने वाला तथ्य दिखाई पड़ा कि हम ये सोच रहे थे कि ब्याज दरें बढ़ने से बाकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, लोगों को नुकसान होता है, पर हमारे लिए समझना जरूरी कि भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक 6,000 करोड़ रुपए की चपत खा गया है ब्याज दरें बढ़ने के कारण। और ये चपत इसलिए बड़ी है क्योंकि भारत के अधिकांश बैंक, सरकारी क्षेत्र के सारे बैंक अपना सारा का सारा अधिकांश बचत सरकारी बॉन्ड्स में ही निवेश करते हैं, सरकारी ट्रेजरी में रखते हैं। उनके जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं उनमें भी उन्हें अपनी बचत, अपने पास जो जमा का एक बड़ा हिस्सा है वो सरकारी बॉन्ड्स में रखना होता है। जो भी सरप्लस उनके पास होता है वो भी सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करते हैं क्योंकि सरकार सबसे ज़्यादा कर्ज लेती। अब जबकि आने वाले समय में बाजार में ब्याज दरें बढ़ते रहने की गुंजाइश है, संभावना दिखाई दे रही है। बॉन्ड यील्ड 7.5% के आसपास, 7.26, 7.30 के आसपास जा रही है और बॉन्ड्स की कीमत में गिरावट आ रही है। तो ये ट्रेजरी लॉसेस भारतीय बैंकों के खातों में बड़ा छेद करेंगे। ये लगभग वैसी ही स्थिति है जैसे कि बैंकों को अगर आप कोई शॉप मान लें तो बैंकों के पास कर्ज लेने वाले लोग तो आ रहे हैं, ग्राहक भी आ रहे हैं, क्रेडिट की ग्रोथ रेट तो ठीक है, पर उन्होंने जो अपनी बचत किसी जगह इन्वेस्टमेंट में लगा रखी है उस बचत में अब गिरावट आ रही है, उसमें नुकसान हो रहा है और वो नुकसान भारतीय बैंकों की बैलेंस शीट में दिख रहा है। हमारी बहुत उत्सुकता के साथ शुभम निगाह रहेगी पंजाब नेशनल बैंक के, बैंक ऑफ बड़ौदा के और जो छोटे बैंक्स हैं जिनकी बैलेंस शीट्स पर पहले से ही प्रेशर है, वो कैसे इसमें परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एनपीएस पे जो दबाव था वो थोड़ा कम हुआ है। आने वाले समय में जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी और क्रेडिट का ऑफटेक कम होगा, जिसकी संभावना दिखाई दे रही है लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण, तब बैंकों को ये जो MTM लॉसेज हैं यानी बॉन्ड में निवेश पर होने वाला जो लॉस है वो बहुत चुभेगा और उनकी बैलेंस शीट को ब्लीड करेगा। हमें याद है कि प्राइवेट बैंक्स इस मामले में RBI से एक बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि उन्हें मार्क टू मार्केट लॉसेस के लिए प्रोविजनिंग करने की छूट दी जाए, यानी उन्हें जो ट्रेजरी लॉसेस हो रहे हैं बॉन्ड में निवेश पर उसके बदले उन्हें प्रोविजन करने का अपने मुनाफे से या अपनी पूंजी से एक पैसा निकाल कर अलग रखने की बात कही जाए। लेकिन अब यहाँ से बढ़ती ब्याज दरों के बीच में बैंकों की बैलेंस शीट और बैंकों के घाटे और मुनाफे की प्रक्रिया थोड़ी पेचीदा और दिलचस्प हो गई है। आने वाले सरकारी बैंकों के नतीजों का भी इंतजार हमें रहेगा, जहां समय पता चलेगा। और यहाँ में देखिए दो क्षेत्र तत्काल, एक पेट्रोलियम और एक बैंकिंग, जहां दोनों जगह सरकार मोनोपोली में है, उन दोनों जगह हमें एक खास किस्म का दबाव बनता दिखाई देने लगा है जो आमतौर पर इससे पहले हमने नहीं देखा था। बिल्कुल। अब बात इंश्योरेंस कंपनियों के नुकसान की। कैग ने सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि कंपनियों ने वित्त मंत्रालय के नियमों की अनदेखी करके गलत तरीके से ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज जारी की और इस वजह से 5 वर्षों में 26,364 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कंपनियों ने वित्त वर्ष 2016-17 से 20-21 के दौरान नियमों की अनदेखी करके ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जारी की थी। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 4 सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां, जिसमें न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का नाम शामिल है, जिनमें को ये नुकसान हुआ है। सर, ये नुकसान कैसे हुआ कंपनियों को?
ये मुझे लगता है आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है और भारत के सरकारी फाइनेंशियल सेक्टर में शुभम कैसे काम हो रहा है ये दिखाई देता है। सीएजी की रिपोर्ट ने ये बताया, ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। 26,000 करोड़ रुपए का लॉस भारत की सबसे प्रमुख जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको हुआ है। और ये हुआ कैसे, इसको समझना ज़रूरी। इसमें चारों कंपनियां शामिल हैं भारत की बड़ी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। इन्हें पिछले 5 साल में 2021 तक 5 साल में 26,364 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और काफ़ी बड़ा नंबर इन कंपनियों को ब्लीड करने के लिए हुआ। ये कि इन सारी कंपनियों ने वित्त मंत्रालय और नियामकों के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी पॉलिसीज जो बेची उनमें प्रीमियम कम वसूला और क्लेम ज़्यादा सेटल कर दिया। यानी इन्हें हर पॉलिसी पर, औसतन ज़्यादातर पॉलिसीज पर नुकसान हुआ। और यहाँ पर जो रेगुलेटरी नियम थे, जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स थे, जो फिनांस मिनिस्ट्री ने बता रही थी, इनका पालन नहीं किया गया। और ये बताती है सीएजी की रिपोर्ट कि एक जगह कई बार एक ही व्यक्ति को मल्टीपल क्लेम के सेटलमेंट दिए गए और इसलिए इनका जो पूरा इंश्योरेंस का ढांचा था उसमें गंभीर खामियां दिखाई दी और अंततः इन कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ है। कैग ने यह भी कहा है कि इन कंपनियों के कामकाज पर जो सही ढंग से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए थी वित्त मंत्रालय से, उसमें भी चूक पाई गई है। और यह घाटा अभी सरकार हाल में, याद है कि सरकार 2 सार्वजनिक बीमा कंपनियों को बेचने की तैयारी कर रही थी, वो निजीकरण की सूची में थी। इस घाटे के बाद इनके लिए ग्राहक तलाशना और भी मुश्किल हो जाएगा। और बीमा इतना कॉम्पिटिटिव और इतना चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, वहां सरकारी कंपनियां कैसे काम कर रही हैं, कैग ने से बताया है। सर, कामकाज पर भी टिप्पणी करिए। हाँ, कामकाज पर गहरी टिप्पणियां की और कामकाज पर यह कहा गया है कि पूरी की पूरी बीमा कंपनियों का कामकाज में ना तो सही ढंग से वैलिडेशन होता था, ना ही सही चेक होते थे। जैसे कि एक ही व्यक्ति को, एक ही पॉलिसी होल्डर को मल्टीपल क्लेम्स दे दिए गए, एक्सेस पेमेंट दिए गए ओवर एंड अबव। इस तरीके की कैग का ऑडिट बताता है कि एक ही जगह डिफरेंट डेट्स पर एक ही पॉलिसी में पेमेंट कर दिए गए। ऐसे नंबर्स की संख्या ऑडिट ने पाया है मल्टीपल सेटलमेंट्स की। न्यू इंडिया में करीब 12,532 केस हैं न्यू इंडिया के लिए। यूनाइटेड इंडिया में 12,532 केस हैं, 8 करोड़ रुपए के, 8.6 करोड़ रुपए के ऐसे क्लेम थे। जबकि न्यू इंडिया के लिए 792 केस थे, यूनाइटेड इंडिया के 12,532 केसेस थे। तो पूरा का पूरा जनरल इंश्योरेंस का सरकार का इसका ढांचा शुभम इस रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट के बाद गहरे सवालों के घेरे में आ गया। यहां कामकाज कैसे हो रहा है, टीपीए के साथ मिलकर कैसे भुगतान किए जा रहे हैं, कैसे सही ढंग से सम इंश्योर्ड नहीं बनाए जा रहे हैं और नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को सीएजी की रिपोर्ट के बाद सरकार इस पर जवाब देगी। इसमें एक और चीज पाई गई कि 139 रिटेल क्लेम्स के मामले में न्यू इंडिया ने सम इंश्योर्ड से ज्यादा भुगतान कर दिया। यानी जितना पॉलिसी का सम इंश्योर्ड अमाउंट था, जितने की पॉलिसी थी, उससे ज्यादा पैसा 139 मामलों में लोगों को दे दिया गया। यूनाइटेड इंडिया ने सम इंश्योर्ड से 2,223 मामलों में ज़्यादा भुगतान कर दिया। 36 करोड़ रुपया यूनाइटेड इंडिया ने ज़्यादा पे कर दिया, जबकि सम इंश्योर्ड पॉलिसी मान लीजिए अगर 100 रुपए की थी तो भुगतान उससे ज़्यादा का हो गया। सबसे ज़्यादा समस्या पाई गई है इनके कामकाज में ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में लेकर। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जिस तरह से अंडरराइट की गई और उसमें उनको जैसे संचालित किया गया, उसमें सीएजी ने गंभीर खामियां पाई हैं। अब वक्त हो गया है मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। आज की स्पेशल रिपोर्ट बड़ी खास है। क्यों खास है? क्योंकि गेहूं की महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये आपको मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट ने बताया। दूसरी रिपोर्ट ने ये बताया, डिस्कशन में हमने ये चर्चा की कि हो सकता है सरकार निर्यात पर रोक लगाए, वो भी लगी। अब हम ये बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से जब ये ऐसे बयान आ रहे हैं कि अगर महंगाई नहीं थमी तो इंपोर्ट को खोल दिया जाएगा, सस्ता कर दिया जाएगा, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी जो लग रही है उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर इंपोर्ट ड्यूटी हट भी गई तो गेहूं कहाँ से आएगा, किस भाव पे आएगा, महंगाई थमेगी नहीं थमेगी? सवाल जवाब कई हैं और इन सब के जवाब आपको सिर्फ इस मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट में मिल रहे हैं। बात करीब 4 महीने पहले की है। मंडियों में नया गेहूं आना शुरू ही हुआ था। सरकार को रिकॉर्ड उपज की उम्मीद भी थी और उसी उम्मीद के आधार पर पीएम मोदी ने WTO के सामने मांग रखी कि एमएसपी पर खरीदे भारतीय गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जाए। गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन तो दूर, उपज पिछले साल से भी 31 लाख टन घट गई। सरकार को मजबूर होकर गेहूं के निर्यात पर रोक लगानी पड़ी
और अब हालात ऐसे हैं कि देश में गेहूं का भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और घरेलू जरूरत के लिए भी इंपोर्ट करना पड़ सकता है। खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों ने भी कह दिया है कि कीमतें काबू में नहीं आईं तो गेहूं आयात पर लगने वाली 40% इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इंपोर्ट ड्यूटी हट भी गई तो क्या विदेशी गेहूं आयात की गुंजाइश है? वैश्विक बाजारों में गेहूं का भाव देखें तो ऑस्ट्रेलिया का गेहूं $385 के करीब बिक रहा है, जबकि रूस के गेहूं के लिए $327 का भाव मिल रहा है। रुपये में कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के गेहूं का भाव 30,600 के ऊपर है और रूस के गेहूं का भाव 26,000 रुपए के करीब। इसमें माल भाड़ा शामिल कर लिया जाए तो कीमत और बढ़ जाएगी। ओरियो ई मंडी के सीनियर मैनेजर इंद्रजीत पॉल का कहना है कि माल भाड़ा मिलाकर चेन्नई पोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया का गेहूं प्रति टन $425 यानी करीब 33,800 रुपए में पड़ेगा, जबकि रूस के गेहूं पर प्रति टन 29,400 रुपए से ऊपर खर्च आएगा। यानी दोनों ही परिस्थितियों में विदेशी गेहूं भारतीय गेहूं के मौजूदा भाव से महंगा पड़ेगा। चेन्नई में मिल्क क्वालिटी भारतीय गेहूं का भाव 28,500 रुपए के करीब है और यूपी के गेहूं को मौजूदा भाव पर चेन्नई पहुंचाया जाए तो कीमत 27,650 रुपए पड़ेगी। एक बात तो साफ है, सरकार अगर गेहूं आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाती है तो उसका फायदा तभी होगा जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें घटेंगी, क्योंकि मौजूदा भाव पर आयात की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। इस बीच देश में गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार कुछ और घरेलू उपाय जरूर कर सकती है। अटकलें हैं कि सरकार गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा सकती है। ऐसा होने पर बाजार में सप्लाई बढ़ेगी और भाव पर दबाव आ सकता है। संभावना ये भी है कि OMSS के जरिए सरकार अपने स्टॉक से गेहूं की कुछ मात्रा बाजार में उतारे। मनी 9 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। 4 राज्यों में मानसून की बरसात में आई कमी की वजह से धान की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है। गेहूं की बात तो आप कर चुके, अब आ जाइए धान पर, दूसरी मुख्य फसल पे। वहां क्या हो रहा है? वहां हुआ ये कि 4 अगस्त तक देश भर में धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले 40 लाख हेक्टेयर पिछड़ गया है। पिछले बार अब तक अगर आप देखें 4 अगस्त तक करीब 314 लाख हेक्टेयर में खेती हो चुकी थी, जो अभी केवल 274 लाख हेक्टेयर ही पहुंची है। सामान्य तौर पर उम्मीद यह है कि पूरे साल में 397 लाख हेक्टेयर की खेती होती है। सरकार ने इस बार लक्ष्य जरूर उसका बड़ा रखा था, 413 लाख हेक्टेयर के आसपास रखा था। सर, अब गेहूं पे तो हमने सुन लिया स्पेशल रिपोर्ट में कि अगर आयात हट भी जाएगा तो बहुत महंगाई से असर पड़ने वाला है नहीं। चावल की स्थिति, चावल तो हम 150 देशों में निर्यात करते हैं, वहाँ क्या निर्यात पे जैसे अंकुश दिख सकते हैं? गेहूं की समस्या पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। गेहूं में प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी हटा भी देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी कम भी कर देंगे, तब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें पहले से ही चढ़ी हुई हैं यूक्रेन के रूस यूक्रेन युद्ध के कारण। तो भारतीय बाजार में गेहूं की महंगाई इंपोर्ट कम होने से भी शायद कम नहीं होगी। इस बात के संकेत हमें बाजार से भी मिल रहे हैं और जो सरकारी हलकों में से करीब से देखने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी मिल रहे हैं। चावल की समस्या और ज़्यादा गहरी है। पैडी के उत्पादन में 8 से 10% की कमी आने की संभावना है। इस साल हम पिछले साल के बराबर भी पैडी के बुआई के करीब नहीं पहुंच रहे हैं, जो अभी की स्थिति है। मानसून सीजन के दौरान अगर अभी हम देखें तो उत्तर प्रदेश में करीब 42% का लॉस हमें दिखाई दे रहा है। बिहार में करीब 34% के आसपास का लॉस दिख रहा है हमको। पश्चिम बंगाल में काफ़ी गिरावट दिख रही। धान की खेती का आंकड़ा आपके सामने है। धान की खेती में पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और खासतौर से सबसे ज़्यादा कमी झारखंड में हमें दिखाई दी। छत्तीसगढ़ जो सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य है, जहाँ से सबसे ज़्यादा धान आता है, वहाँ ज़्यादा कमी दिखाई दे रही। और ये 2021 का है। सरकार के का जो लक्ष्य था तो वो इससे और काफ़ी ज़्यादा था, 413 लाख हेक्टेयर के आसपास का लक्ष्य था। अब ये दोनों चीज़ें, गेहूँ और चावल मिलकर, जो बात रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपनी पॉलिसी में कही थी कि वो मानसून के बीच करीब से ध्यान रख रहे हैं, चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय फसलों पर, वो दिखा रहा है कि हमें दोनों महत्वपूर्ण अनाज फसलों की कीमतों पर गहरा और बढ़ता हुआ दबाव आने वाले समय में दिखाई देगा। सरकार अगर इसका एक्सपोर्ट नहीं भी रोकती है पैडी का, क्योंकि पैडी ज़्यादा बड़ी फसल है और पैडी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी होती है, एक्सपोर्ट इसका नहीं भी रोकती है, लेकिन फिर भी सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना होगा जिससे कि चावल की आपूर्ति भारतीय बाजार में सुरक्षित रहे। तो अब गेहूं की चुनौती के बाद
खरीफ की फसल चावल की चुनौती लेकर आई है। और पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में सरकार के भीतर, चाहे वो खाद्य मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय, खासी गहमा-गहमी है शुभम कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। यहाँ कुछ नीतिगत फैसले आने वाले समय में शायद हमें नजर आएंगे जिन पर हमारी निगाह रहेगी। सर, मॉनसून को लेकर भी बड़ी इस बार दिक्कत रही, इम्बैलेंस रहा। आईएमडी की तरफ से जो भी अनुमान लगाए गए थे वो भी बहुत हद तक सही बैठते नहीं दिखे, ऐसा क्यों? अगर आप ओवरऑल मानसून का स्वभाव देखें, और यहाँ हम लोग मनी सेंट्रल में जो मानसून पर हमने चर्चा शुरू की थी और हम हर सप्ताह आपको मानसून का अपडेट देते, तभी हमने कहा था कि मानसून का स्वभाव और मानसून की परिस्थिति भारत में बदल रही है। मानसून को आपको राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य मानसून की जो बड़ी हेडलाइन है उससे बाहर निकलकर देखना पड़ेगा। मानसून मौसम विभाग के हिसाब से आज भी सामान्य है, बल्कि सामान्य से बेहतर है। लेकिन जब आप भीतर जाएं तो भारत की सबसे बड़ी दो मुख्य फसलें दलहन और धान, दोनों के जो उत्पादन वाले हिस्से हैं उनमें बुरी तरह असर पड़ रहा है, और बाकी जिन हिस्सों से दाल आती है वहाँ बाढ़ की परिस्थिति आई। मौसम विभाग के अधिकारी ने आज ये कहा भी है कि मानसून की भविष्यवाणी करना अब कठिन होता जा रहा है, क्योंकि इन ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज के कारण हम मानसून को करीब से समझ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ से हमें इस साल से मानसून, खेती, सरकार के नीति निर्माताओं के लिए अगर उनके पास वक्त है तो बड़ी नसीहत मिलती है कि भारत में मानसून की भविष्यवाणी को अब पूरी तरह माइक्रो लेवल पर लाना होगा। और मौसम विभाग को और बाकी एजेंसियों को दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर मानसून सामान्य होने की भविष्यवाणी से कुछ नहीं होने वाला। ये तो लगभग वैसा ही जैसे कि पूरे भारत की औसत विकास दर कितनी है, जीडीपी की ग्रोथ कितनी। उन्हें ये बेहतर ढंग से लोगों को बताना होगा कि उनके एरिया में मानसून की संभावना और बारिश की संभावना क्या है। हमने इसी साल भारत के एक हिस्से में खड़ी फसलों पर बाढ़ का पानी बहते देखा और दूसरे हिस्से में पानी न होने के कारण समय पर बुआई नहीं देखी। और ये दोनों चीज़ों का नुकसान कुछ हद तक सीमित किया जा सकता था अगर सही ढंग से माइक्रो लेवल पर मानसून की भविष्यवाणी की जा सकती है और हम बता सकते कि उत्तर प्रदेश में या गुजरात में बारिश की स्थिति क्या रहने वाली। तकनीक हम उपलब्ध है, सैटेलाइट तकनीक के आधार पर बहुत अच्छी मानसून की प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। उनके आधार पर हमें लगता है कि हमें इस भविष्यवाणी के पूरे क्रम को ठीक करना ज़रूरी है अब ऐसी सिचुएशन में, जबकि हम सीधा असर महंगाई पर मानसून की कमजोरी या विफलता का देखते हैं। चलिए सर, अब दूसरे शो के बारे में आप बताइए। हाँ, हम लोग अगले उस हिस्से में चलें और जहां हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बात करें और कुछ और ज़रूरी खबरों पर बात करें। जैसा हमने कहा था कि मनी सेंट्रल में हम आपको ये बताएंगे कि मनी9 ऐप के ऊपर आपको खास क्या मिलने वाला है, कौन सा महत्वपूर्ण शो मिलने वाला है। आपसे हमेशा म्यूचुअल फंड की बात इसलिए की जाती होगी कि आपके पास सरप्लस पैसा है, उसे आप लगा दीजिए और म्यूचुअल फंड से कुछ रिटर्न ले लीजिए। आप भी अपने म्यूचुअल फंड के भाव देखते होंगे और समझने की कोशिश करते होंगे। हालांकि म्यूचुअल फंड की चर्चा आमतौर पर हमेशा स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के तौर पर होती है, पर हमारा एक स्पेशल शो मनी9 के ऐप पर है 80-90 पूरे 100, जहाँ पे देखिए कि क्या म्यूचुअल फंड आपका पेंशन प्लान भी बन सकता है। क्या म्यूचुअल फंड में सही निवेश के जरिए आप अपने लिए भविष्य में जब आप रिटायर हों उसके बाद नियमित इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। क्या भारत के म्यूचुअल फंड ऐसा विकल्प देते हैं? कौन से म्यूचुअल फंड चुने जाएं, कैसे किया जाए, इसे जानने के लिए आप 80-90 पूरे 100 अभी मनी9 ऐप पर देखिए और आपको इसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन केवल वहाँ यही नहीं होगा, इस शो में आपको शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट में वो ज़रूरी चीज़ें जिनके सवाल आपके दिमाग में घूमते हैं रोज़, बाजार पर संख्याएं तैरती देखकर और मार्केट को गिरता उतरता चढ़ता देखकर जो तमाम सवाल आपके दिमाग में आते हैं, उन सब के जवाब भी इस शो में मिलेंगे। और इसके साथ आपको मिलेगी खास जानकारी और बड़े और महत्वपूर्ण विशेषज्ञों की सलाह कि आप कैसे करें। तो आप देर किस बात की, मनी9 के ऐप पर जाइए। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए, क्योंकि मनी सेंट्रल में हम उन सारे सवालों के जवाब आपको नहीं दे पाते इस सीमित समय के कारण, जो सारे सवाल आपके दिमाग में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से लेकर आते हैं। 80-90 पूरे 100 देखिए और मनी9 के ऐप पर देखिए म्यूचुअल फंड सेंट्रल भी, जहां पर हम आपको एक बार पूरे महीने में आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को दोबारा देखने का तरीका बताते हैं कि उसे समझें कि हो क्या रहा है। दुनिया भर की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं यानी अमेरिका और चीन से इकोनॉमी को लेकर कुछ ऐसे आंकड़े जारी हुए जो आर्थिक मंदी की आशंका को कम कर रहे हैं। कौन कौन से आंकड़े हुए? अमेरिका में जुलाई के दौरान बेरोजगारी दर घटकर 3.5% रह गई है और ये दर कोरोना काल से पहले का स्तर है, यानी कोरोना में जो बेरोजगारी आई वो अब अमेरिका से हट चुकी है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद अमेरिका में बेरोजगारी घटना अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर संकेत है। इसी तरह चीन में क्या हुआ? जुलाई के दौरान चीन से एक्सपोर्ट में 18% की ग्रोथ दर्ज की गई और ट्रेड सरप्लस $101 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जुलाई में चीन से $333 अरब का निर्यात हुआ है। सर, ये दोनों ही आंकड़े ऐसे हैं जो बताते हैं मंदी नहीं है।
क्या आपको क्या संकेत देते हैं ये आंकड़े? शुभम, अगर हम सामान्य लोगों की दृष्टि से देखें तो इससे अच्छी खबर कोई नहीं हो सकती दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए। अमेरिका में कोविड दौर की बेकारी खत्म हो जाना, यानी बेकारी की दर घटना, रोजगार बढ़ना, और चीन जहां यह माना जा रहा था कि जुलाई में आर्थिक विकास दर कमजोर रही है, वास्तविक बात है। चीन इस साल अपनी आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा, उसके निर्यात में बढ़ोतरी का आंकड़ा सामने आना और उसका ट्रेड सरप्लस आना, प्रथम दृष्टया प्रेमा फिसाई ये सबसे अच्छी खबरें हैं। पर इन खबरों से दुनिया के बाजार की प्रतिक्रियाएं बड़ी अजीबोगरीब रही हैं। अमेरिका में ये रोजगारों की विकास दर महंगाई के साथ आई है, यानी अमेरिका में स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ने की संभावनाएं और ज़्यादा दिखाई देने लगी। अमेरिकी शेयर निवेशक और अमेरिका के बैंकर्स ये मान रहे हैं कि फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में निरंतर बढ़ोतरी का कोई असर मंदी पर या मांग को कम करने पर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जॉब मार्केट अभी भी बहुत मजबूत है और वो मंदी के संकेत नहीं दे रहा। यहां से बाजार ने अर्थ क्या निकाला? बाजार ने अर्थ निकाला कि अगले चरण में सितंबर में फेडरल रिजर्व बहुत तेजी से और बहुत आक्रामक बढ़ोतरी और लेकर आएगा, ब्याज दरों में इस बढ़ोतरी को लेकर आएगा। और इसलिए अगर मंदी अभी नहीं है तो मंदी लाई जाएगी, तभी महंगाई कम की जाएगी। यानी अर्थव्यवस्था पूरी ताकत के साथ मंदी ना आने के लिए लगी हुई है, पर चूंकि महंगाई को रोकना है तो दुनिया भर के बैंकर मंदी को धकेल कर जल्दी लाने की कोशिश में लगे हैं। वो ये इस तरीके की जद्दोजहद में दिखाई दे रही। चीन से जो आंकड़ा आता है वो हमें ये बताता है कि नहीं, वहां भी मंदी की संभावना नहीं। अगर चीन का निर्यात इस जुलाई के महीने में बढ़ा है तो आप ये मान सकते हैं कि अगले 2 महीनों में 3 महीनों में कमोडिटीज की डिमांड आगे बढ़ेगी। तांबे की, कॉपर की, स्टील के, एल्युमिनियम की, इन बाजारों में फिर दोबारा मांग शुरू होगी जो मंदी की संभावना से उदास थे। कच्चे तेल की कीमतें जो $100 से नीचे, इनमें बढ़ोतरी की संभावना दिखाई देगी। अब ये दोनों चीजें मिलकर अर्थव्यवस्था के एक तरफ के हिस्से में मंदी है और दूसरे तरफ के हिस्से में महंगाई है, और दुनिया के निवेशकों को, रोजगारियों को, कारोबारियों को और बैंकरों को ये समझने में मुश्किल कर रही है कि वो क्या चाहते हैं। वो महंगाई रोकना चाहते हैं या मंदी बुलाना चाहते हैं। इस जद्दोजहद के भीतर शेयर बाजार बिल्कुल झूले की तरह हिचकोले खाता है, कभी इस दिशा में जाता है और कभी दूसरी दिशा में जाता है, ये हम देख रहे हैं। सर, शेयर बाजार का तो आपने बता दिया, मुद्रा के बाजारों पर अगर देखें तो मुद्राओं पर इसका क्या असर होगा? मुद्राओं पर कल बड़ा असर पड़ा। जैसे ही शुक्रवार को जॉब्स के डेटा आए, हमने डॉलर में मजबूती देखी। उस डॉलर के समानांतर दुनिया की जितनी मुद्राएं थी सब में कमजोरी आई, क्योंकि अमेरिका के जॉब डेटा ने वही बात कही जो हमने पहले बताई कि अब सारे लोग अमेरिका के फॉरेक्स डीलर मान रहे हैं कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में एक बड़ी बढ़ोतरी करेगा। फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा तो हम इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके अपने कार्यक्रम में, जैसे आपका लोगों ने बहुत उत्साह के साथ देखा कि अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा तो भारतीय रिजर्व बैंक को भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी होगी, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी को ट्रैक कर रहा है, उसके पीछे चल रहा है। और जैसे ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें फिर और ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं सामने आई, डॉलर में मजबूती हमें दिखाई दी। उस डॉलर में मजबूती का नतीजा था कि दुनिया भर की मुद्राएं कमजोर हुई, रुपए में भी आज हमें गिरावट देखने को मिली। उसका असर हमें रुपए में की कीमत पर आज दिखाई दिया। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल, आज के सभी मुद्दे जिन पर चर्चा हुई, जिन पर विश्लेषण किया अंशुमान जी ने। चलते चलते आपको एक शो के बारे में और बताता हूं। एक शो है हमारा खर्च बहादुर। ये खर्च बहादुर क्या करते हैं? आपको खर्च करना सिखाते हैं। ये बताते हैं कि अगर आप कहीं खर्च करने जा रहे हैं तो आप समझदारी से, सूझ के साथ कैसे खर्च करके अपने पैसे का पूरा आनंद ले पाए, मतलब पूरी आपको वैल्यू फॉर मनी मिल जाए। इस बार प्रणव कुमार ने आपके लिए जो शो तैयार किया उसमें वो आपको ये बता रहे हैं कि कम पैसों में या सस्ते में या बहुत उपयुक्त तरीके से खर्च करके शादी कैसे की जाए। जी हाँ, कम खर्चे में शादी करने के क्या नुस्खे हैं, क्या तरीके हैं, कहाँ कहाँ आप कट साइज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको स्पेंडिंग करनी ज़रूरी है, समझदारी है, कैसे करें, क्या ना करें, ये तीनों चीज़ें आपको प्रणव ने अपने शो में बताई हैं। तो मनी 9 का ऐप तत्काल डाउनलोड कीजिए और आप देखिए कि शादी कम खर्चे में कैसे की जाए। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम विषयों पर अपना विश्लेषण, अपनी दृष्टि देने के लिए। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया मनी 9 देखने के लिए, मनी सेंट्रल देखने के लिए। ऐप डाउनलोड करने का एक बार अनुरोध आपसे और है, अब तक नहीं किया है तो मनी 9 का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।